नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, नेट या पीएचडी सेट है तो उससे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह आसान हो जाएगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शासकीय और शासकीय विश्वविद्यालय में कैसे बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो शासकीय शासकीय महाविद्यालय और शासकीय विद्यालय विश्वविद्यालय जो होता है, चाहे केंद्र का चाहे राज्य सरकार का, तो उसमें जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है। और जब पदों में जो वृद्धि होती है तो आप जो है कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसमें इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू के बाद मेधा सूची बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता उसके पहले की है, तो अगर आपने पीजी किया है तो पीजी किया है, पीजी में आप अगर आपका 55% है या फिर रिजर्व कटेगा जो 50% होता है तो उसका है, तो आप सबसे पहले जो है कि ऑल इंडिया स्तर पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम कराती है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इसमें नेट हो सकते हैं या फिर जेआरएफ हो सकते हैं, यानी जो अधिक मार्क्स लाता है तो वो जेआरएफ हो जाता है और जो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका नेट रहता है। तो नेट या जेआरएफ जो है कि ऑल इंडिया स्तर पे होती है। अगर आप नेट या जेआरएफ पास हो जाते हैं तो आपको कहीं पर भी पर्टिकुलर स्टेट में सेट का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। जैसे राजस्थान में सेट का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, महाराष्ट्र में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इन जगहों पर आपको सेट का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट केवल पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। अगर राजस्थान में सेट का एग्ज़ाम होता है तो आप पास हो जाते हैं राजस्थान में, तो केवल आप राजस्थान का ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे पाएँगे। लेकिन नेट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार नेट पास हो जाते हैं तो आप पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए योग्य हो जाते हैं। तो नेट या जेआरएफ आपके पास मिनिमम योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसी कड़ी में जो है कि आपके पास अगर पीएचडी है, तो अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, पीएचडी किए हैं, तो आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। पीएचडी करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भारांक के रूप में जहाँ पे एपीआई स्कोर बनता है, 30 अंक भारांक के रूप में मिलते हैं। जैसे अधिकतर अधिकतर जगहों पर जो एग्ज़ाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, लेकिन कहीं-कहीं जो है कि डायरेक्ट एपीआई स्कोर के आधार पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, यानी वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको जो है कि 30 नंबर बेनिफिट मिल जाता है। और जो क्योंकि नेट वालों के पास पीएचडी तो होता नहीं है, जो केवल नेट किए हैं, जो पीएचडी के साथ नेट है उनको तो और फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि उनको 5 से 7 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता है। नेट वालों के लिए केवल 5-7 नंबर मिलता है, जेआरएफ के लिए उसमें 1-2 नंबर बढ़ के मिलता है। जो लेकिन सीधा-सीधा बात है, जो पीएचडी किया है उसको 30 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे एपीआई स्कोर ये हो गया। लेकिन बात हो रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता क्या है, कि तो आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है और वहाँ के आप सेट पास है तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है और वहाँ पे सेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, और वो आप पास हैं तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का आशा है, जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, आपके पास पीजी होना चाहिए, पीजी में 50 से 55% तक मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, चाहे नेट नेट हो चाहे जेआरएफ हो, ये होना चाहिए। पीएचडी हो, पीएचडी से भी काम हो जाता है। तो ये आपकी योग्यता होगी। अब बात आ रही है कि एज है, तो एज का इसमें कोई बाउंडेशन होता है, एज बहुत होता है इसमें। तो अब जैसे बेट बिहार में बेट की बात की जा रही है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है, तो अभी जो है कि शायद उसका सिलेबस तैयार किया जा रहा है, तो आने वाले कुछ महीनों में जो है कि आपका उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बेट का। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब शासकीय और शासकीय विश्वविद्यालय, यानी शासकीय जो होता है, जैसे कि कोई लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है, अशासकीय कोई उच्चतर, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है शासकीय विश्वविद्यालयों के लिए, शासकीय महाविद्यालयों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसके लिए अशासकीय महाविद्यालयों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। और जो पीएचडी जो विश्वविद्यालय में भर्तियां होती हैं, जैसे कोई राज्य का विश्वविद्यालय हो गया या फिर केंद्र का विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन उसमें जो है कि केवल
एपीआई स्कोर के आधार पे अधिकांश जो एपीआई स्कोर के आधार पे ही भर्तियां निकाली जाती है और एपीआई स्कोर के आधार पे मेरिट बनाया जाता है। तो फिर मेरिट में सीटों के सापेक्ष अगर 5 सीट है तो सीटों के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और उसका इंटरव्यू होता है। लेकिन जो है कि शासकीय और अशासकीय विश्व महाविद्यालयों के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है तो अधिकांश तो वहाँ पे जो है कि आप लिखित परीक्षा के आधार पे होता है, यानी लिखित परीक्षा एक होगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको पास होने पर इंटरव्यू में कॉलिंग किया जाता है, यानी सीट के सापेक्ष इंटरव्यू में बुलाया जाता है। अगर एक सीट है तो वहाँ पे 3 लोगों को बुलाया जाता है। तो उसके बाद जो है कि इंटरव्यू में जो भी आपका अंक आता है उसी के आधार पे मेधा सूची बनाई जाती है। अब इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के बारे में यही है कि जो आपका नेट का सिलेबस है तो उसी के आधार पे जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस होता है, यानी लगभग तो सेम होता है, कहीं 19-20 का अंतर होता है। यानी जहाँ-जहाँ जैसे कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है या फिर मध्य प्रदेश में आती है या उत्तर प्रदेश में आती है या फिर उत्तराखंड में आती है या कहीं भी आती है, तो इनका लगभग सिलेबस सेम ही होता है और कुछ जैसे कुछ टॉपिक जो होते हैं कहीं ज़्यादा होते हैं तो कहीं कम होते हैं। तो लगभग नेट की तैयारी अब अगर भरपूर तरीके से होता है तो आपको जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में सिलेबस में वही आपको देखने को मिलेगा। कहीं टॉपिक जो बढ़ा दिया जाता है, थिंकर के टॉपिक कहीं बढ़ा दिया जाता है तो कहीं कुछ लेवल कम कर दिया जाता है। तो ऐसे ही होता है, लेकिन हूबहू आप अगर समतुल्य मान के चले तो नेट के ही अकॉर्डिंग होता है। तो इसका ये पैटर्न है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास जो है कि नेट, जेआरएफ, पीएचडी सेट होना चाहिए या होना चाहिए। तो इसका यही योग्यता है, मिनिमम योग्यता है और इसके लिए आपके पास जो है कि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि क्या बीएड इसके लिए ज़रूरी है, तो बीएड से कोई मतलब नहीं होता है, केवल आपके पास पीजी होना चाहिए, उसके बाद पीजी के बाद नेट होना चाहिए, जेआरएफ नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। लेकिन सेट जो है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है, तब जो है कि वहाँ पे वो काम करता है। तो ये सारी मिनिमम योग्यताएँ आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप जो है कि किसी राज्य में सेट की तैयारी कर रहे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट की तैयारी में ही आपका सेट हो जाएगा। बेट के लिए भी अधिकांश अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या बेट के लिए कोई अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, तो नहीं, बेट के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेट की तैयारी भी उसी में हो जाता है और बेट का सिलेबस भी लगभग नेट के ही समतुल्य रहेगा, थोड़ा 19 ही रहेगा, उसमें थोड़ा कम ही रहेगा, ज़्यादा ना होने की चांस नहीं है। और जो पैटर्न है, यानी जो पूछने का लेवल क्या रहेगा, तो पूछने का लेवल भी उसी हिसाब से रहेगा, यानी कुछ लो ही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और क्या जो है कि करना चाहिए, तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।